रेस्ट ऑफ इंडिया ने 8 विकेटों से ईरानी कप तो जीत लिया और सौराष्ट्र को बिल्कुल पटकनी दे दी ओम। पर ये मुद्दा ये है कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो जीता है मुकाबला बिल्कुल, और ईरानी कप से या कह सकते हैं रणजी ट्रॉफी से, ये सब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में ये सब प्लेयर्स निकल कर आते हैं डोमेस्टिक से। और जिस तरीके से सरफराज ने बल्लेबाजी करी, 138 बनाए थे पहली इनिंग में जब रेस्ट ऑफ इंडिया बल्लेबाजी कर रहा था, जबकि स्कोर था 18 पे 3 हो चुके थे। उसके बाद से हनुमा विहारी ने 82 रन जोड़े अपनी तरफ से, 138 रन सरफराज खान ने जोड़े। ये दोनों ने पार्टनरशिप करी और टीम की नैया पार लगवाई। बड़ी बात अगर हम देखें, जब सौराष्ट्र पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने आया था तो 98 पर ऑल आउट हो गया। पूरी की पूरी बैटिंग टैली में देखे तो सबसे बड़ा नाम था चेतेश्वर पुजारा का, जो कि 1 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी पारी में भी जब सौराष्ट्र ने 380 रन बनाए थे दूसरी पारी में, तब भी चेतेश्वर पुजारा 1 रन बना के आउट हो गए थे। लेकिन वो है कि जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा, जयदेव उनाडकर जो कप्तान थे सौराष्ट्र के, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने भी 144 की प्रेरक मंकड़ के साथ पार्टनरशिप जोड़ी, 89 रन बनाए उन्होंने, बिल्कुल 133 और 144 की पार्टनरशिप जोड़ी 8 विकेटों के लिए। और जिसके लिए जाना जाता है ना, 2019-20 सीजन की ईरानी कप की सौराष्ट्र चैंपियन थी और दिखा दिया कि चैंपियंस के साथ तरह लड़ना क्या होता है। लेकिन फिर भी उसके बाद जो था, आधा दिन बचा था, उन्होंने आधा दिन दिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस था रेस्ट ऑफ इंडिया के गेंदबाजों का। कुलदीप सेन ने टोटल इस मुकाबले में 8 विकेटें ली। मुकेश कुमार ने पहली पारी में 4 विकेटें ले ली थी और जाते जाते कुलदीप सेन ने फाइफर लिया, 5 विकेटें गिराई और पूरी की पूरी कमर तोड़ दी थी बल्लेबाजी। ये कप्तान ने बहुत जोर लगाया सौराष्ट्र की। मैं बात करूं अगर जयदेव उनादकट की, जब चौथी इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी करने आई रेस्ट ऑफ इंडिया, तब भी उनके 2 ही विकेट्स गिरे और वो दोनों भी जयदेव उनादकट ने खेले। तो कहीं ना कहीं टेस्ट मैच में तो अपने आप को थोड़ा सा पुश कर रहे हैं जयदेव उनादकट, और वो बहुत ही ज़्यादा जो अपनी मेहनत है वो उस पर रंग ला रहे हैं और विकेट चटका रहे हैं। साथ में लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया जी। तो उस रिगार्डिंग से कह रहे हैं कि हार्ड फॉट सीरीज रही है, हार्ड फॉट मैच रहा है जयदेव उनादकट के लिए। और मैं चाहूंगा अगर ये ऐसा ही परफॉर्मेंस करते रहते, जो हमें लेफ्ट आर्मर की तलाश है, हमारे पास टेस्ट मैचेस में तो कोई है ही नहीं लेफ्ट आर्मर। बिल्कुल, हमें भले ही हमारे पास T20 में हमारे पास नाम या आ रहे हैं, अब धीरे धीरे करके मैं बात करूँ चेतन सकारिया कैसा नाम आ रहा है हमारे पास, और मैं बाकी बात करूँ तो कुलदीप सेन एक राइट आर्म फास्ट बॉलर जो हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लेफ्ट आर्मर्स की हमारे पास तलाश है वो हमारे पास टेस्ट मैचेस में तो बिल्कुल खत्म हो रखी है। अगर जयदेव उनादकट जैसा एक्सपीरियंस गेंदबाज, जिसको भारतीय पिचेस पे खेलने का इतना अनुभव है, वो हमारे पास आता है, भले ही बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, लेकिन एज जैसा नंबर, जैसे कि हमने देखा कि दिनेश कार्तिक का जो कमबैक रहा है, और इसी अगर परफॉर्मेंस पे लगातार जयदेव उनादकट करते हैं तो मुझे लग रहा है कि साल भर में मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है आपको टेस्ट टीम में नजर आए। और साथ में हमने देखा सौरभ कुमार जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, मुंबई इंडियंस के बॉलर हैं और उनको लगातार कई बार मौके भी मिल चुके हैं। एक बार ही उनको टेस्ट कॉल अप भी मिला था मुझे लगता है बिल्कुल सौरभ कुमार को, लेकिन वो बल्लेबाजी भी कर लेते, उन्होंने बल्लेबाजी आईपीएल में दिखाया था, रन जोड़े उन्होंने। पर ये है कि 3 विकेटें उन्होंने आज ली, अच्छी विकेट ली। लेकिन जिस हिसाब से मुकेश कुमार ने बॉलिंग करी पहली इनिंग में, 4 विकेटें ली और लगातार उनका डोमेस्टिक में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, उसका उनको रिवॉर्ड मिला है। वनडे सीरीज में इंडिया और साउथ अफ्रीका में उनको चुना गया है स्क्वाड में, और पूरे तरीके से उनका जो बयान आया था, उन्होंने ये बोला था कि अब जब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया था टीम इंडिया के, मुझे तब पता लगा। तो एक इमोशनल मोमेंट था किसी भी प्लेयर के लिए जब उसका नाम आता है भारतीय टीम के स्क्वाड में। और कुलदीप सेन जो कि अब एज अ नेट बॉलर जा रहे हैं टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में, ये सब रिवॉर्ड्स पता है क्या मिलने चाहिए किसी भी प्लेयर को, उनका कॉन्फिडेंस वो है लगातार बूस्ट होता रहता है। बिल्कुल, सौरभ कुमार की आपने बात करी, जो 3 विकेट्स इन्होंने चटकाए उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो 3 विकेट चटकाए बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत के 2 चटकाए, उसके बाद वासु वेदा जो 55 पे बैटिंग कर रहे थे, हाफ सेंचुरी जड़ चुके थे, सेट लग रहे थे, काफी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट भी उन्होंने चटकाया। तो सौरभ कुमार ने जो विकेट चटकाया बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल विकेट चटकाया। अगर आप ओपनर्स के विकेट नहीं चाहते, वहीं कहीं पार्टनरशिप बड़ी हो सकती थी, वहां पे आपने ओपनर्स के विकेट चटकाया, दोनों साइड, दोनों एंड के ओपनर्स की। उसके बाद लोअर डाउन दी ऑर्डर जहां पर पार्टनरशिप बिल्ट हो रही थी, एक ऐसा बल्लेबाज जो गेम को डीप लेके जा सकता था और ज्यादा रन ऐड कर सकता था, आपने उसको पवेलियन भेजा। तो इंप्रेसिव बॉलिंग सौरभ कुमार की। पर ये है कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने जाते जाते हो सकता था अपनी गेंदबाजी से जल्दी खत्म गेम कर सकती थी, लेकिन सौराष्ट्र ने एंड में जाके इतनी टफ फाइट दी है कि जयदेव उनाडकट आउट होने को मान ही नहीं रहते, जबकि वो मेन बॉलर हैं वो। और आखिरी में जो 8th विकेट पार्टनरशिप हुई है 144 रन की प्रेरक मंगड़ और जयदेव उनाडकट के बीच में, उन्होंने ही लगातार
अपने आप को सराहा और बिल्कुल मोमेंटम क्रिएट करते गए। फिर आखिरी में जाकर जो है आधा दिन दिया था रेस्ट ऑफ इंडिया को, और रेस्ट ऑफ इंडिया ने 105 2 विकेटों के नुकसान पर बनाकर मुकाबला जीत लिया था। लेकिन बड़ी चीज़ एक और देखी कि केएस हनुमा विहारी ने केएस भरत को अपने से ऊपर प्रमोट करा 4 नंबर पर, तो वो टिके हुए थे और 2 जल्दी विकेट्स ले ली थी, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया था जयदेव उनाडकट ने आते ही। तो ये इंश्योर किया कि अब हम लड़ेंगे तो सही, चाहे हमारे रन्स कम हो जीतने के लिए, पर लड़ने की स्पिरिट कभी भी नहीं छोड़ी सौराष्ट्र ने। पर लेकिन अब जाते जाते ये हुआ कि अभिमन्यु ईश्वरन ने भी एक साइड से छोर से जमकर रखा, अपनी पैरों को बल्लेबाजी करते रहे और मुकाबला ये है कि दिन के खत्म होने से थोड़ी देर पहले तक बहुत गहराई है रेस्ट ऑफ इंडिया की बल्लेबाजी की। मैं बात करूँ, यशदूल है, सरफराज खान है, मयंक अग्रवाल है, अभिमन्यु ईश्वरन है, उसके बाद आके कोई जयंत यादव, एक नीचे डाउन दी ऑर्डर आपके पास बैट्समैन मिलते हैं, सौरभ कुमार मिलते हैं, सरफराज खान है आपके पास। तो इतनी जब आपके पास बैटिंग डेप्थ हो तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि मेरे सामने मतलब 300 350 रन तो सेफ नहीं है। आप एक बल्लेबाज को आउट करें, उसके बाद दूसरा बल्लेबाज आता है, फिर उसके बाद एक और जो टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे हैं, यशदूल की मैं बात करूँ, टॉप नॉच फॉर्म में इस ईरानी कप में परफॉर्म नहीं करा बिल्कुल, लेकिन इससे उनका कोई एबिलिटी कम नहीं हो जाती, लेकिन पहले लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके सरफराज खान ने जो 138 रन की अंडर प्रेशर इनिंग्स खेली, आप उसके बाद डाउन द ऑर्डर आपके पास और बल्लेबाज था अभिमन्यु ईश्वरन, जिनका भी कुछ टाइम पहले टेस्ट कॉल अप भी आया था, उन्होंने शानदार बल्लेबाज करी, प्रियांक पांचाल, वो इतने टाइम से हम नाम सुन रहे हैं जो डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्म कर रहा है। तो इतनी डेप्थ है रेस्ट ऑफ इंडिया के पास कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्वियस भी था कि जब अगर ये इनके कोई 3 बल्लेबाज भी टिक जाते तो ये ज़रूर लीड कर लेंगे और जो मुकाबला है चौथी इनिंग में आके काफ़ी सिंगल हैंडेड हो जाएगा इनके। और साथ में ये सब डोमेस्टिक सीरीज़ होती हैं, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली या रणजी ट्रॉफी, ये सब नए नए प्लेयर्स को टेस्ट करने के लिए होती है और उनको बिल्कुल भारत के लिए अब मुकेश कुमार एक ऐसा नाम जो आपने डोमेस्टिक से ही पिक करा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आईपीएल से ज़्यादा पिक, अब आईपीएल से जो लगातार पिक भी अब डोमेस्टिक से भी पिक हो रहे हैं प्लेयर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डोमेस्टिक से आईपीएल। और सबसे बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट के लिए सरफराज खान को पिक करना, क्योंकि 126 का एवरेज है इस खिलाड़ी का 2019-20 के सीजन के बाद से, और जिस तरीके से उन्होंने 2200 से ज़्यादा रन बना दिए सिर्फ 24 पारियों में, और लगातार सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाते जा रहे हैं। और इन्हें एक टाइम पर कहना शुरू कर दिया था कि इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन, और क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी इनके सामने 126 का एवरेज आसान नहीं होता बनाना। पर यह है कि सरफराज खान के लिए उम्मीद है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो अगला असाइनमेंट होगा WTC का, उसमें शायद दावेदारी में हो, क्योंकि सिलेक्टर्स उनको देख रहे हैं लगातार। बिल्कुल। और कुलदीप सेन उनका ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं नेट बॉलर, उमरान मलिक जा रहे हैं साथ में, उन्होंने भी 3 विकेट ली थी पहले पारी में उमरान ने। तो लगातार इंप्रूव कर रहे हैं खिलाड़ी अपने आप को, और यही सब टूर्नामेंट्स होते हैं इन सब खिलाड़ियों को टेस्ट करने के लिए, और खिलाड़ी उस टेस्ट में पूरा प्रदर्शन करके आगे भी बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि लगातार ये सब खिलाड़ी आगे भी ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे और इंडिया के लिए जो भी कॉल अप हो, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20, उसमें जाकर इंडिया में घुसकर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।